हाय एवरीवन, वेलकम टू टेक माइंड स्टूडियो। आज हम देखेंगे कि सी प्लस प्लस में वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल को किस तरह डिफ़ाइन किया जाता है, वेरिएबल के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं और उन टाइप्स की में जो मेन डिफरेंसेस है वो कौन कौन से है। इसके बाद हम वेरिएबल के इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि हम वेरिएबल को एक्चुअल कोड में किस तरह लिखेंगे और इस बार ऑपरेशन किस तरह कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। वेरिएबल्स को शुरू करने से पहले हम सी प्लस प्लस के बारे में थोड़ा बहुत सीखते हैं कि सी प्लस प्लस क्या होता है या सी प्लस प्लस किसने डेवलप किया है। तो सी प्लस प्लस बेरनी स्ट्रास्ट्रप जो कि एक कंप्यूटर साइंटिस्ट है, उसने 1980s में बेल लैब्स में डेवलप किया था। बेल लैब्स एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मुख्तलिफ बड़ी प्रोजेक्ट पर रिसर्च किया जाता है। तो बेरनी स्ट्रास्ट्रप ने सी प्लस प्लस लैंग्वेज को बेल लैब्स में डेवलप किया था। और इसको किस तरह डेवलप किया था, बेरनी स्ट्रास्ट्रप क्या कर रहा था, वो सी लैंग्वेज में और फीचर्स ऐड कर रहा था, यानी जो एडवांस फीचर्स है उसको ऐड कर रहा था। ये जिस तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि प्रोग्रामिंग का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसकी फ़ीचर्स को सी में ऐड करने वाली थी, जिससे एक नई लैंग्वेज वजूद में आई जिसको हम सी प्लस प्लस कहते हैं। तो सी प्लस प्लस को हम सी लैंग्वेज का मॉडिफाइड वर्जन भी कह सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हम सी प्लस प्लस से कौन कौन सी चीज़ें बना सकते हैं, यानी सी प्लस प्लस कहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर बनाने में हमारे पास जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो है, लिनक्स है, इसको बनाने में सी प्लस प्लस इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ गेम्स को बनाने में और सिस्टम्स, हमारे पास जो ये बैंक मैनेजमेंट सिस्टम होता है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, इसी तरह की मैनेजमेंट सिस्टम में भी सी प्लस प्लस को इस्तेमाल किया जाता है। अब सी प्लस प्लस का इम्पोर्टेंस हम देखते हैं कि हम सी प्लस प्लस क्यों सीखते हैं। तो सी प्लस प्लस को सीखना इस तरह है जिस तरह हम गाड़ी चलाना सीखते हैं, यानी जब हम गाड़ी को मैनुअली चलाना सीख जाते हैं तो फिर हमारे लिए दूसरी गाड़ी को चलाना इतना मुश्किल नहीं होता, हम उसको आसानी से सीख सकते हैं और हम हर एक गाड़ी को आसानी से चला सकते हैं। इसी तरह जब हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज को सीख जाते हैं, इसके तमाम कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, तो इसके बाद अब जब हम किसी और लैंग्वेज में शिफ्ट होना चाहते हैं तो वो हमारे लिए इंतहाई आसान होते हैं, हम और लैंग्वेजेस को इंतहाई आसानी से सीख सकते हैं। तो ये है सी प्लस प्लस का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने सी प्लस प्लस का डेवलपमेंट देखा कि ये किस तरह वजूद में आया है, और ये भी देख लिया कि हम सी प्लस प्लस से कौन कौन से काम करवा सकते हैं। इंट्रोडक्शन देखने के बाद हम देखते हैं कि हम सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग यानी कोड किस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने सी प्लस प्लस का एक इंतहाई सिंपल और बेसिक कोड लिखा है, जो कि है हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। ये करता क्या है, ये प्रोग्राम यानी ये कोड हमारे लिए हेलो वर्ल्ड इस चीज़ को प्रिंट करता है, इसको यूज़र को शो करता है, इसको डिस्प्ले करता है। तो अब हम इसमें इन चीज़ों को देखते हैं कि इसमें ये हैशटैग इंक्लूड क्या होता है, यूजिंग नेम स्पेस का क्या मतलब है, मेन फंक्शन क्या होता है और ये किस तरह काम करता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि हम अपना एक्चुअल कोड, यानी हम जहाँ से कोड लिखेंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ कहाँ पर होगे, वो इसी मेन फंक्शन के अंदर होगे। यानी हमारा एक्चुअल कोड कहाँ से स्टार्ट होगा, यानी प्रोग्राम हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, वो हम मेन फंक्शन के अंदर ही से स्टार्ट करेंगे। तो अब बात आता है कि ये बाहर की चीज़ें क्या होता है, इसको हम क्यों लिखते हैं, तो इसको हम एक एक करके देखने वाले हैं। इसमें जो ये सबसे पहला है हैशटैग इंक्लूड, इसको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से मुराद ये है कि हम प्रोग्राम या हम कंपाइलर को पहले से बताते हैं कि हम अपनी प्रोग्राम में यानी अपनी कोड में इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, तो प्लीज़ आप इस तरह करें कि आप इन चीज़ों की जो टूल्स होते हैं, यानी जो इसके लिए जो इस्तेमाल होने वाले औजार होता है, आप पहले से उसको अपने साथ ले आए। जिस तरह मैं आप लोगों का इसका एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। जब हम किसी सपोज़ करें हम पेपर देने जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम पहले से अपने साथ पिन लेते हैं और उसी तरह का रोल नंबर स्लिप, उसी चीज़ों को हम अपने साथ ले जाते हैं पहले से। तो इसी तरह जब हम इस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को डिफ़ाइन करते हैं तो हम कंपाइलर को पहले से बताते हैं कि मैं इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा हूँ और आप इस चीज़ों के लिए जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं वो अपने साथ पहले से लाइए। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है हैशटैग इंक्लूड आइसक्रीम का।
तो हम ये क्या करते हैं, हम कंपाइलर को बताते हैं कि आप इंक्लूड कर दो किस चीज़ को, इस हेडर फाइल को, इस ये जो एंगल ब्रैकेट्स होते हैं इसके अंदर जो होते हैं उसको हम हेडर फाइल कहते हैं। यहाँ पर हेडर फाइल क्या है, आई स्ट्रीम है। तो आई स्ट्रीम से क्या मुराद है, ये इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम होता है। ये एक ऐसा हेडर फाइल है जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर यानी यूज़र से जो इनपुट लेते हैं किसके ज़रिए, सी इन के ज़रिए, और यूज़र को जो आउटपुट यानी डिस्प्ले करते हैं सी आउट के ज़रिए। तो ये जो सी इन और सी आउट है ये कौन सी स्ट्रीम में आता है, यानी ये कौन सी हेडर फाइल में आता है, ये आई स्ट्रीम हेडर फाइल में आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने कंपाइलर को पहले से बता दिया कि मैं अपने प्रोग्राम में यूज़र से डेटा लूँगा और यूज़र को डेटा शो करूँगा। तो आप क्या करें, आप इस यूज़र से डेटा लेने के लिए और यूज़र को डेटा डिस्प्ले करने के लिए जो टूल्स यानी जो सिस्टम यानी जो फाइल्स इस्तेमाल होते हैं आप उसको अपने साथ ले लिए। अगर हम इसको इस्तेमाल नहीं करें तो कंपाइलर नहीं जानता कि सी आउट क्या होता है और सी इन क्या होता है, यानी कंपाइलर को ये सी आउट और सी इन समझ नहीं आता क्योंकि हमने इसको पहले डिफाइन नहीं किया है। तो इसी तरह जब हम किसी किस्म का कोड लिखेंगे हमें पता होता है कि हर एक कोड में हम यूज़र से डेटा लेता है और फिर यूज़र को कुछ ना कुछ डेटा शो करता है। तो ये हैशटैग इंक्लूड आई स्ट्रीम हम अपनी तकरीबन ऑलमोस्ट तमाम कोड में इसको हम डिफ़ाइन करेंगे। इसके बाद आते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये नेम स्पेस नहीं, ये इसको हम आप एक फ़ोल्डर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम नेम स्पेस यानी एसटीडी से मुराद ये है स्टैंडर्ड। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड जो फ़ोल्डर है यानी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का जो फ़ोल्डर है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी का मतलब ये है कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का जो फ़ोल्डर है जिसमें ये तमाम चीज़ें ऑब्जेक्ट्स होता है, जो सी आउट है, सी इन है, स्ट्रिंग है, ये चीज़ें उस फोल्डर में होता है। तो उस फोल्डर को आप पहले से हमने डिफ़ाइन किया, उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हमने कंपाइलर को पहले से बता दिया कि स्टैंडर्ड जो फोल्डर है उसके अंदर जो सी आउट और सी इन और स्ट्रिंग है इसको हम बार बार अपनी कोड में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका अब हमने इसको डिफ़ाइन किया और हमें पता चल गया कि हमने इसको क्यों डिफ़ाइन किया। इसके डिफ़ाइन करने से क्या हो गया, इसको डिफ़ाइन करने से ये हो गया कि हमने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का जो फोल्डर है उसको हम डिफ़ाइन किया। लेकिन इसका मतलब क्या है, ये हम क्यों लिखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखिए, जब हम इसको यानी यूजिंग नेमस्पेस को नहीं लिखते हैं और डायरेक्ट सी आउट और ई सी आउट और सी इन और स्ट्रिंग यानी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के फोल्डर में जो चीज़ें है उसको हम जब इस्तेमाल करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हर एक चीज़ के साथ हम लिखेंगे STD::, ताकि कंपाइलर को पता चल जाए कि ये सी आउट क्या चीज़ है, ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के फोल्डर से हमने उठाया है। तो हर एक चीज़ के साथ यानी जब हम सी आउट इस्तेमाल करेंगे, सी इन इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ हम STD::, लगाएंगे। लेकिन अगर हमने यूजिंग नेमस्पेस STD पहले से डिफ़ाइन किया तो हमने इस कंपाइलर को ये बता दिया कि हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का जो सी इन है, सी आउट है, इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप इस तरह करें कि इस STD::, को हमने पहले डिफ़ाइन किया, इसको हम बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर कंपाइलर आसानी से समझ पाता है कि सी आउट और सी इन कौन से फ़ोल्डर का है, ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के फ़ोल्डर का है। तो फिर हमें इस चीज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ता। इन कॉन्सेप्ट्स को मैं आप लोगों को जब हम वेरिएबल का एक्चुअल कोड इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो वहाँ पर मैं आप लोगों को इससे कोड के ज़रिए भी क्लियर करूँगा कि इसका मतलब क्या होता है, यूजिंग नेमस्पेस हमने क्यों लिखा और हैशटैग इंक्लूड का मतलब क्या है। यहाँ पर आप सिर्फ ये समझ लें कि हैशटैग इंक्लूड आई स्ट्रीम का मतलब क्या है और इसको हम क्यों लिखते हैं। इसी तरह हम देखते हैं मेन फंक्शन, यानी हम मेन फंक्शन, ये जो एंड मेन मैंने आप लोगों को पीछे कोड में दिखा दिया कि एंड मेन फंक्शन क्या होता है। तो एंड मेन फंक्शन को हम डिटेल में फंक्शंस के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ये फंक्शन का एक टाइप है, लेकिन यहाँ पर आप लोग सिर्फ और सिर्फ इतना समझिए कि जब कंपाइलर हमारे कोड को कंपाइल करता है तो वो कहाँ से शुरू करता है कि हाँ, वो मेन फंक्शन के अंदर कोड है वहाँ से शुरू करता है। ये कंपाइलर को ये बताता है कि आप कोड को रन करना या कोड को एग्जीक्यूट करना कहाँ से शुरू करेंगे, इस मेन फंक्शन से। ये एक एंट्री गेट है, यानी ये कंपाइलर को बताता है कि आप प्रोग्राम को कहाँ से शुरू करो, इसी जगह से, इस मेन फंक्शन से शुरू करो। और इसके बाद ये एक प्रोग्राम को ये भी बताया है कि आपको कहाँ पर रुकना है और कहाँ पर प्रोग्राम को ख़त्म करना है, यानी कहाँ पर आपको प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन को रोकना होगा। तो ये था हमारे पास
एक जनरल ओवरव्यू, जिसमें हमने देख लिया कि ये हैशटैग इंक्लूड आईस्ट्रीम क्या होता है, यूजिंग नेमस्पेस किस तरह काम करता है, और ये एंटमैन हम क्यों लगाते हैं। तो इस चीज़ों को हमने डिटेल के साथ देख लिया। ये प्रोग्राम हम जब भी C++ में प्रोग्राम लिखेंगे तो इसमें हम इन चीज़ों को इंक्लूड करने वाले हैं। इसके अलावा हम और चीज़ें भी इंक्लूड करेंगे। इस तरह जहाँ पर हमने इंक्लूड आईस्ट्रीम किया, जब हम मैथ्स की रिलेटेड ऑपरेशन इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर हम मैथ का हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, जो हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को इसका जनरल ओवरव्यू दे दिया, जिससे आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आ चुका होगा कि इन चीज़ों का मतलब क्या है। तो हम अपनी मेन टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जो कि है वेरिएबल। तो वेरिएबल को आप इस तरह इमेजिन करें, जिस तरह हम रियल लाइफ में किसी चीज़ को स्टोर करते हैं, तो इसके लिए हमें एक ख़ास जगह चाहिए, यानी हम उसे किसी जगह में स्टोर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम पानी को स्टोर करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके लिए कोई बर्तन या बॉटल वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं ताकि पानी को हम स्टोर करें। तो इसी तरह जब हम कंप्यूटर में डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें उसकी मेमोरी में एक जगह बनानी होगी जिसमें हम अपनी डेटा को स्टोर करते हैं। तो जब हम कंप्यूटर में एक जगह यानी किसी जगह को या किसी स्पेस को रिज़र्व करें डेटा को स्टोर करने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। आप वेरिएबल को इस तरह इमेजिन करें कि एक बॉक्स होता है, यानी इस तरह समझिए कि एक बॉक्स होता है या एक कंटेनर होता है जिसमें हम अपनी डेटा को स्टोर करते हैं। यानी ये एक बॉक्स या कंटेनर की तरह एक स्पेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, हम डेटा को स्टोर करते हैं। डेटा चाहे वो नंबर हो, लेटर हो या किसी किस्म का डेटा हो, हम उसको उस वेरिएबल में स्टोर करते हैं। और हम वेरिएबल बनाते क्यों है, क्योंकि आप लोग ये भी कह सकते हैं कि हम वैसे भी रैम में डेटा स्टोर कर सकते हैं, तो वेरिएबल की ज़रूरत क्या है। तो वेरिएबल की ज़रूरत ये है कि हम तमाम पूरी की पूरी रैम में क्या करते हैं, एक जगह को रिज़र्व करते हैं अपने डेटा को स्टोर करने के लिए, और फिर उस जगह को एक ख़ास नाम देते हैं। उस नाम से हम फिर क्या कर सकते हैं, उस नाम से हम उस वैल्यू को, उस जो जगह हमने डेटा के लिए रिज़र्व किया है, जिस किस्म का डेटा हमने इसमें स्टोर किया है, उस वैल्यू को या उस डेटा को हम आसानी से उस नाम के ज़रिए हम एक्सेस कर सकते हैं, उस पर ऑपरेशन कर सकते हैं। तो वेरिएबल आप लोग समझिए कि ये एक बॉक्स होता है जिसके अंदर हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, यानी एक कंटेनर की तरह ये काम करता है। इसके बाद आते हैं जब हम वेरिएबल को डिफ़ाइन करते हैं। यहाँ पर मैंने ये वेरिएबल डिफ़ाइन किया है, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं कि हम वेरिएबल को किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। यहाँ पर जब मैं एक वेरिएबल डिफ़ाइन करता हूँ एज के नाम से, तो मेमोरी में क्या होता है, मेमोरी में इस तरह एक जगह रिज़र्व हो जाता है, और इस जगह का नाम क्या हो, इस जगह को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम एज का नाम देते हैं। तो इसी तरह जब हम इस स्पेस को या इस कंटेनर को इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या करते हैं, इस नाम से इस जगह पर आ जाते हैं, और फिर उसमें अगर डेटा स्टोर करना है या उस डेटा पर ऑपरेशन करना है तो वो हम आसानी से कर सकते हैं। तो वेरिएबल क्या करता है, हमारे लिए डेटा स्टोर करता है, और उस डेटा को हम बाद में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जब हम मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया एज, और इसमें एक वैल्यू यहाँ पर मैंने उसमें क्या 6 ऐड किया, तो वो क्या हो गया, उसी जगह पर क्या आ गया, 6 का वैल्यू इसमें स्टोर हो गया। तो सिंपली वेरिएबल किसे कहते हैं, वेरिएबल हमारे लिए एक कंटेनर की तरह काम करता है, जो हमारी रैम में या मेन जो मेमोरी होता है उसमें डेटा को स्टोर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसको आप एक कंटेनर की तरह समझे जिसमें हम अपनी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाइए तो क्या होता है, इस रैम में एक और जगह पर इस तरह का कंटेनर बन जाएगा, और उस कंटेनर का एक नाम होगा, उसमें हम वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम डेटा टाइप को देखें तो डेटा टाइप और वेरिएबल के कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। यानी वेरिएबल क्या करता है, ये हमारे लिए मेमोरी में स्पेस प्रोवाइड करता है, यानी स्पेस रिज़र्व करता है, और डेटा टाइप क्या करता है, उस वेरिएबल का नेचर डिपेंड करता है कि हम उस वेरिएबल में किस किस्म का वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और वो मेमोरी में कितना स्पेस लेता है। यानी इस तरह नहीं है कि हमने एक वेरिएबल को डिफ़ाइन किया और फिर जो मर्ज़ी चाहे उसमें उस किस्म का डेटा स्टोर करें। यानी उसमें आप सिंबल स्टोर करना चाहते हैं या
डेसिमल में वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं या इंटीजर स्टोर करना चाहते हैं या अल्फ़ाबेट स्टोर करना चाहते हैं, इस तरह नहीं है। हर एक डेटा के लिए उसकी रिलेटेड डेटा टाइप होता है। यानी हम जब वेरिएबल को डिफ़ाइन करते हैं तो इसके लिए हमें उस वेरिएबल के साथ डेटा टाइप लिखना होता है कि ये वेरिएबल तो मैंने डिफ़ाइन किया, लेकिन ये किस किस्म का डेटा स्टोर करेगा। तो इस प्रॉपर्टी को या इस वेरिएबल की इस नेचर को हम क्या कहते हैं, इसको हम डेटा टाइप कहते हैं। अब C++ में कॉमन जो डेटा टाइप्स है वो मैंने यहाँ पर एक टेबल में लिखा है, जिसको हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो जो सबसे पहला वाला डेटा टाइप है वो है इंटीजर डेटा टाइप। यानी जब हम वेरिएबल को डिफ़ाइन करेंगे और उसके साथ किस किस्म का डेटा टाइप लिखेंगे, इंटीजर का डेटा टाइप लगाएंगे। यानी जब हम इंटीजर डेटा टाइप की वेरिएबल को बनाते हैं तो वो क्या करता है, वो एक वेरिएबल बनाते हैं मेमोरी में, यानी एक स्पेस रिज़र्व करता है, लेकिन उस स्पेस में हम सिर्फ़ और सिर्फ इंटीजर नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है इंटीजर नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं। यानी उसमें हम वो 0 1 2 3 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी और 0 1 -1 -2 -3 अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी, इस रेंज में हम वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। यानी इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद आता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हर एक डाटा टाइप का अपना साइज़ होता है। यानी जब हम एक वेरिएबल बनाते हैं इंटीजर डेटा टाइप की, तो वो मेमोरी में कितना है, मैंने आप लोगों को वेरिएबल के टॉपिक में बताया कि वेरिएबल क्या करता है, ये हमारे लिए रैम में एक स्पेस यानी स्पेस रिज़र्व करता है। तो अब सवाल ये आता है कि वो कितना स्पेस रिज़र्व करेगा। तो ये हर एक डेटा टाइप के मुख्तलिफ होते हैं। तो यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप की 4 बाइट है। यानी ये हमारे लिए जब हम एक वेरिएबल को डिफ़ाइन करेंगे इंटीजर डेटा टाइप की, तो हमारे लिए 4 बाइट का स्पेस रिज़र्व करेंगे, जिसमें हम इंटीजर वैल्यू को, इंटीजर नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पर यह रेंज भी लिखा हुआ है, यानी इस रेंज के दरमियान जितनी भी वैल्यूज़ है उसको हम वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और बात भी है, और वो ये है कि हम जब हम एक वेरिएबल डिफ़ाइन करेंगे तो वो सिर्फ़ और सिर्फ 4 बाइट का स्पेस लेगा। यानी अब उस जगह में हम अब क्या कर सकते हैं, उसमें 10 अगर आप ऐड करते हैं, अगर आप 0 ऐड करेंगे, अगर आप -5 ऐड करेंगे, अगर आप 1000 ऐड करेंगे, अगर आप 1 मिलियन ऐड करेंगे, तो उसका स्पेस 4 बाइट ही होगा। यानी वैल्यू के साथ इंटीजर या वेरिएबल या स्पेस का कोई रिलेशन नहीं है, स्पेस का रिलेशन है डेटा टाइप के साथ। ठीक है, जब हम डेटा टाइप को चेंज करेंगे तो उसके साथ मेमोरी में जितना स्पेस रिज़र्व होता है वो चेंज होता जाएगा। इसके बाद आते हैं फ्लोट। तो फ्लोट डेटा टाइप क्या करते हैं, जब हम फ्लोट डेटा टाइप के वेरिएबल को बनाते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास उस नंबर्स को ऐड करेंगे जिसमें डेसिमल हो, यानी डेसिमल नंबर्स को हम उसमें ऐड कर सकते हैं। यानी डेसिमल नंबर से मुराद है कि जिसमें पॉइंट हो, यानी 2.9 4.82 -2.2 इसी तरह का हमारे पास अगर वैल्यू है तो इसको स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल को बनाएंगे, लेकिन उसका डेटा टाइप क्या होगा, वो फ्लोट ही होगा। अब आते हैं इसकी मेमोरी में कितना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने लिखा है ये 4 बाइट का मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं। इसके बाद हम अगर ये तीसरी वाली को देखिए तो ये है डबल। ये डबल फ्लोट का एक वर्जन है जो हमारे पास डेसिमल नंबर को स्टोर करता है। यानी ये दोनों एक ही किस्म का डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, फ़र्क इसका यहाँ पर है, यानी इसके साइज़ में होता है। ये 4 बाइट तक का स्पेस रिज़र्व करता है और ये 8 बाइट तक। यानी अब ये क्यों करता है, इसका मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर यहाँ पर देखिएगा हमारे पास वैल्यू इस तरह का है, पॉइंट के राइट साइड पर डिजिट्स कितनी हो, 6 या 7 हो या इससे कम हो, तो उसको स्टोर करने के लिए हम फ्लोट डेटा टाइप को इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे पास डेटा इस तरह का है, यानी वैल्यू इस तरह का है जिसमें पॉइंट की राइट साइड पर डिजिट्स 7 से ज़्यादा हो, यानी 8 हो, 9 हो, 10 हो, या इस यहाँ पर मैंने लिखा है हम 15 तक हमारे पास अगर डिजिट्स हो तो उसको स्टोर करने के लिए हम क्या बनाएंगे, फिर डबल इस्तेमाल करेंगे। और ये क्यों इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे पास इसका स्पेस ज़्यादा होता है, ये ग्रेटर वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास पॉइंट के राइट साइड पर डिजिट्स 7 हो या
7 से कम हो तो फिर उसको हम फ्लोट की वेरिएबल में स्टोर करेंगे। अगर हमारे पास इससे ज़्यादा हो तो उसके लिए हम फिर डबल का वेरिएबल बनाएंगे और उसमें हम उस वैल्यू को आसानी से स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास डेटा का जो टाइप है वो है बूल, यानी बूलियन डेटा टाइप। अगर हम इसकी वेरिएबल को बनाएंगे तो इसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ 2 वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे जो कि है ट्रू और फॉल्स, यानी उसमें हम सिर्फ 1 और 0 को स्टोर कर सकते हैं। ये साइज़ कितना लेता है मेमोरी में, ये 1 बाइट का स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। इसके साथ इसका रेंज क्या है 0 और 1, यानी या 0 होता है या 1 होता है। आप लोगों को ये यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा कि बूल क्या है, बूलियन क्या है, लेकिन जब आप आगे प्रोग्राम्स करेंगे और इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप लोग इतना समझें कि कौन सा डेटा टाइप है और वो किस किस्म का डेटा स्टोर कर सकते हैं और उसका मेमोरी स्पेस, यानी वो मेमोरी में कितना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। यहाँ पर आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ इतना अगर आप लोगों को समझ आ जाएगा तो ये भी मोर देन इनफ है, यानी ये भी यहाँ तक भी ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप, यानी ये इस किस्म का डेटा टाइप है। अगर हम इससे एक वेरिएबल को बनाएंगे, इस टाइप का वेरिएबल बनाएंगे तो उसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं। अब हमारे पास कैरेक्टर क्या है, तो कैरेक्टर हमारे पास जो सिंबल्स है, यानी प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, परसेंट है, स्टेरिक है, साथ में हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, यानी कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, इस तरह का ये तमाम जेड तक ये हमारे पास क्या है, ये कैरेक्टर है। तो जब हम एक ही कैरेक्टर को स्टोर करना चाहते हैं, यानी हम अगर चाहते हैं कि हम सिर्फ़ और सिर्फ ए को स्टोर करें तो उसके लिए हम वेरिएबल को बनाएंगे, लेकिन उस वेरिएबल का टाइप क्या होगा, वो कैरेक्टर टाइप होगा। ये स्पेस कितना ऑक्यूपाई करते हैं, ये 1 बाइट का स्पेस मेमोरी में ऑक्यूपाई करते हैं। यहाँ पर मैंने रेंज में 0 से लेकर 255 तक ASCII वैल्यूज़ का बताया है, लेकिन आप लोग इस तरह करेंगे कि ख़ुद जाकर ASCII वैल्यूज़ को सर्च करें कि ASCII वैल्यूज़ क्या होता है और इसका रेंज 0 से 255 तक क्यों है और ये क्या चीज़ है। तो मैं आप लोगों पर छोड़ रहा हूँ कि आप लोग ख़ुद इसी जाकर सर्च करें। इसे सर्च करने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैरेक्टर डेटा टाइप का रेंज 0 से 251 तक क्यों है। इसके बाद हमारे पास सबसे आखिर में है स्ट्रिंग, यानी ये एक ऐसा डेटा टाइप है जब हम इसका वेरिएबल बनाएंगे तो उसमें हम ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, यानी कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। यानी हमारे पास अगर एक से ज़्यादा कैरेक्टर को हम कलेक्टिवली स्टोर करना चाहते हैं तो उसको हम स्ट्रिंग के ज़रिए, यानी उस वेरिएबल में स्टोर करेंगे जिसका डेटा टाइप क्या हो, स्ट्रिंग हो। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है कि हमारे पास अगर हम स्कूल, यानी ये कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, अगर हम स्कूल को स्टोर करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम उसके लिए वेरिएबल बनाएंगे जो कि स्ट्रिंग डेटा टाइप का होगा। यहाँ पर इसका साइज़ के बारे में अगर हम बात करें तो हर एक कैरेक्टर उसमें कितना साइज़ लेता है, 1 बाइट। यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास एक स्ट्रिंग है जो कि है अली, यानी हमारे पास एक कैरेक्टर का कलेक्शन है, ग्रुप है जिसमें कितनी कैरेक्टर्स है, 3। तो हर एक कैरेक्टर कितना स्पेस लेगा, 1 ही बाइट का लेगा। तो हमारे पास हम जब यानी अब जब हम अली को स्ट्रिंग की वेरिएबल में स्टोर करेंगे तो उसका साइज़ कितना होगा, उसका साइज़ 3 बाइट होगा, क्योंकि उसमें हर एक कैरेक्टर कितना साइज़ लेता है, 1 ही बाइट का साइज़ लेता है। तो ये थे हमारे पास डेटा की मुख्तलिफ टाइप्स जिसको हमने एक एक करके डिटेल के साथ पढ़ा। अभी तक हमने जितनी भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उसमें ज़्यादातर थ्योरी था, यानी हमने उसको थ्योरेटिकल देखा कि हमारे पास अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें कि हमारे पास प्रोग्रामिंग क्या होता है। इसके बाद हमने वेरिएबल्स को देखे, वेरिएबल्स क्या है, C++ क्या है, और उसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखा कि अगर हम वेरिएबल को डिफ़ाइन करेंगे तो इसका मेमोरी में इसका मेमोरी के साथ क्या रिलेशन है, उस मेमोरी में क्या होता है। तो ये सब चीज़ें हमने थ्योरेटिकली देख लिया। अब हम अपनी एक्चुअल यानी जो हमारी C++ का हमारे कोर्स का मकसद है, यानी हमारी उन कॉन्सेप्ट्स को, प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को एक्चुअली कोड में लिखना, यानी कोड यानी C++ लैंग्वेज में इम्प्लीमेंटेशन उसका हम किस तरह करेंगे, तो उसको हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, यानी वेरिएबल
को हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे। वेरिएबल, अगर हम अपनी कोड में वेरिएबल लाना चाहते हैं, यानी एक वेरिएबल को डिफ़ाइन करना चाहते हैं, तो हम किस तरह करेंगे। उसके बाद हम उसका इनिशियलाइजेशन देखेंगे, यानी उस वेरिएबल को हम वैल्यू किस तरह देंगे। उसके बाद हम यूज़र इनपुट देखेंगे, यानी अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी वेरिएबल को वैल्यू दे, यानी उसमें डेटा स्टोर करें, लेकिन वो यूज़र सी ले ले, तो इसके लिए हम क्या करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हम वेरिएबल में अगर डेटा, हमारे पास वेरिएबल में अगर डेटा स्टोर है तो उसको हम किस तरह डिस्प्ले करेंगे। तो इन सब चीज़ों को हम एक्चुअली कोड में करने वाले हैं। तो चलो VS कोड में देखते हैं। VS कोड खोलने के बाद हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अगर आप DevC++ इस्तेमाल करते हो या कोई और IDE इस्तेमाल करते हो तो कोई मसला नहीं है, प्रोसेस एक ही जैसा है, आप सिर्फ इंटरफेस चेंज होगा, लेकिन इसके अलावा जो प्रोसेस है वो एक जैसा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक फोल्डर बनाएंगे। तो हम यहाँ पर फाइल में आ जाते हैं। फाइल में आ जाने के बाद हम यहाँ पर ओपन फोल्डर पर क्लिक करेंगे और इसी तरह हम यहाँ पर एक न्यू फोल्डर को बनाएंगे। यहाँ पर मैं इसका नाम लिख देता हूँ C++ और इसको मैं एंटर करके सेलेक्ट फ़ोल्डर करता हूँ। तो जैसे ही मैं सेलेक्ट फ़ोल्डर पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास वो फ़ोल्डर खुल जाता है और यहाँ पर मैं फिर यहाँ पर आकर इस आइकन को क्लिक करके यहाँ पर एक नया फाइल बनाऊँगा। तो चलो मैं बनाता हूँ फर्स्ट program.cpp। यहाँ पर मैंने .cpp इसलिए डाला क्योंकि C++ का जो प्रोग्राम है, यानी जो फाइल है जिसमें हम अपनी कोड को लिखेंगे, उसका एक्सटेंशन क्या है, वो CPP है। तो इसलिए हमने .cpp का एक्सटेंशन डाला। यानी हम जब एक फ़ाइल बनाएंगे जिसमें हम C++ का कोड लिखेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम .cpp का एक्सटेंशन वाली फ़ाइल को बनाएंगे। तो यहाँ पर ये लिखने के बाद मैं एंटर दबाता हूँ तो हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हम अपना एक्चुअल कोड लिखेंगे। फाइल बनाने के बाद हमारे पास एक्चुअल कोड हम लिखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं वही हेडर फाइल को इंक्लूड करूँगा। यानी हम कंपाइलर को सबसे पहले ये बताएंगे कि हमारे पास हम जो कोड लिखने वाले हैं उसमें इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। तो आप सबसे पहले अपने पास उन टूल्स को लाइए, यानी उन लाइब्रेरीज़ को इंक्लूड करें, यानी उन चीज़ों को इंक्लूड करें जो हम अपने कोड में आगे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरह का प्रोग्राम बना रहा हूँ जिसमें हम यूज़र से डेटा लेंगे और यूज़र को डेटा शो करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक हेडर फाइल को, यानी एक फ़ोल्डर को या एक लाइब्रेरी को ऐड करेंगे जो कि क्या है, वो iStream है। तो सबसे पहले लाइब्रेरी को या हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए, यानी कंपाइलर को बताने के लिए कि हम इसको आगे इस्तेमाल करने वाले हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम इंक्लूड करेंगे। तो इंक्लूड के लिए हम क्या लगाएंगे, हैशटैग लगाएंगे। उसके बाद हम इंक्लूड लिखेंगे, इंक्लूड बाद हम स्पेस देकर इसके बाद हम ये जो हमारे पास लेस देन और ग्रेटर देन का जो साइन है इसको हम एंगल ब्रैकेट्स कहते हैं। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, अपना हेडर फाइल यानी जो लाइब्रेरी हम इस्तेमाल करने वाले उसको लिखेंगे। यहाँ पर मैं iStream को इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं IOSTREM लिखूँगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर iStream को इंक्लूड किया। अब कंपाइलर को ये पता है कि ये इस प्रोग्राम में आगे Cin और Cout जो हम यूज़र से इनपुट लेने और यूज़र को डेटा शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब कंपाइलर को पता, कंपाइलर जैसे ही इस लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे तो उसको ये पता चल जाएगा कि इस प्रोग्राम में आगे Cin और Cout इस्तेमाल हुई है और वो उसी को आसानी से कंपाइल करेंगे। उसके बाद हम वही यूजिंग नेम स्पेस std को लिखेंगे। जिस तरह मैंने लेक्चर में बताया था कि नेम स्पेस का मतलब ये है कि एक फोल्डर है, यानी जब कंपाइलर इस लाइन 2 नंबर लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे तो उसको ये पता चल जाएगा कि हमारे पास जो std का फ़ोल्डर है जो ऑलरेडी डिफ़ाइन है, ये मैं जो आप लोगों को बताता हूँ कि ये इंक्लूड करता है और इसमें स्टैंडर्ड फ़ोल्डर है, ये पहले से लैंग्वेज में डिफ़ाइन है, यानी जिन्होंने ये लैंग्वेज बनाई है
उन्होंने इस चीज़ों को डिफ़ाइन इस तरह किया गया है कि उसमें फ़ोल्डर्स बनाए हैं, लाइब्रेरीज़ बनाई है, उस लाइब्रेरीज़ को नाम दिया है, हम सिर्फ यहाँ पर उसको इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस std लिखने के से क्या होता है, हमारे कंपाइलर को ये पता चल जाता है कि स्टैंडर्ड जो फ़ोल्डर है उसमें जितनी भी कीवर्ड्स है, यानी सी इन है, सी आउट है, ये आगे इस्तेमाल होने वाले है, तो उस कीवर्ड्स के साथ हमेशा std बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले इसको डिफ़ाइन किया है। इसके बाद हम अपना एंड मेन फंक्शन लिखेंगे। तो एंड मेन फंक्शन हम इस तरह लिखते हैं। हमने एंड मेन फंक्शन लिखा और आप लोगों को पता है कि हमने इसको क्यों लिखा। तो आपको पता है कि हम अपना कोड सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर लिखेंगे, क्योंकि कंपाइलर को सिर्फ ये पता होता है कि कि एक्चुअल कोड कहाँ पर लिखा है, प्रोग्राम को कहाँ से स्टार्ट करना है, वो हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट करता है। तो इसलिए हम अपना प्रोग्राम मेन फंक्शन के अंदर लिखेंगे। तो अब हम अपना एक्चुअल टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है वेरिएबल। तो वेरिएबल की इम्प्लीमेंटेशन में हमने ये देखा था कि हम वेरिएबल को डिफ़ाइन करेंगे। वेरिएबल को डिफ़ाइन करने के बाद हम उसको इनिशियलाइज़ करेंगे। इनिशियलाइज़ करने के बाद हम यूज़र से डेटा लेंगे और यूज़र को डेटा डिस्प्ले करेंगे। तो चलो उसको देखते हैं। तो वेरिएबल को डिफ़ाइन करने के लिए अपना एक तरीक़ा होता है, अपना एक सिंटैक्स होता है। यानी जब भी हम C++ में वेरिएबल को डिफ़ाइन करेंगे तो उसका एक ख़ास तरीक़ा होता है, उसको हम फॉलो करेंगे। तो वो तरीक़ा क्या है कि सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, हम डेटा टाइप लगाएंगे। यानी सबसे पहले हम वेरिएबल का डेटा टाइप लगाएंगे कि हम तो वेरिएबल बनाना चाहते हैं, वेरिएबल को डिफ़ाइन करना चाहते हैं, लेकिन उस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होगा, उसमें हम किस किस्म का डेटा स्टोर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम उसका डेटा टाइप लिखेंगे, उसके बाद हम उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे। यानी हम उस वेरिएबल को कौन सा नाम देंगे। यहाँ पर मैंने एज का नाम दिया, यानी हमारे पास एक वेरिएबल मेमोरी में बन गया, यानी एक स्पेस रिज़र्व हो गया, जिसका नाम क्या है, एज है, और उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, जिसमें हम इंटीजर डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास वेरिएबल को डिफ़ाइन करने का तरीक़ा। यहाँ पर हम आखिर में सेमीकोलन लगाएंगे। सेमीकोलन लगाने का मकसद ये है कि हमारे पास ये स्टेटमेंट ख़त्म हो गया, या हमारे पास ये स्टेटमेंट ख़त्म हो गया। इसके बाद मैं आप लोगों को वेरिएबल का, यहाँ पर मैंने वेरिएबल को एज का नाम दिया, लेकिन ये नाम में वेरिएबल को हम कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन उसका अपना कुछ रूल्स होता है। उस रूल्स के मुताबिक हम उसको नाम देंगे। वो रूल्स इतनी मुश्किल नहीं है, आप लोग ख़ुद भी देख सकते हो। मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा बहुत बता देता हूँ। वो रूल्स ये है कि हम वेरिएबल के नाम को नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। यानी अगर मैं इस तरह लिखूँ 5 एज, तो इस तरह हम वेरिएबल को नहीं बना सकते, क्योंकि मैंने यहाँ पर नाम को किस चीज़ से स्टार्ट किया है, नंबर से। तो नंबर से हम वेरिएबल के नाम को नहीं बना सकते। यानी अगर हम वेरिएबल को नाम देना चाहते हैं तो उसको हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि हम उसको सिंबल से स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पर चाहूँ #include एज, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, ये भी हमारे पास गलत होगा, क्योंकि हम वेरिएबल के नाम को सिंबल से भी स्टार्ट नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंबल है, और वो है अंडरस्कोर। अंडरस्कोर से अगर हम वेरिएबल को का नाम स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं। यहाँ पर कोई एरर हमारे पास शो नहीं होगा। तो अंडरस्कोर से हम वेरिएबल का नाम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम वेरिएबल का नाम कीवर्ड नहीं रख सकते। कीवर्ड क्या होता है, ये वो वर्ड, यानी वो वर्ड होते हैं जो हमारे पास C++ ने अपने लिए इस्तेमाल किया हो। यानी यहाँ पर ये INT भी एक वर्ड है ना, ये हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है, लेकिन हम इस INT को अपने कामों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि C++ ने ऑलरेडी इस वर्ड को अपनी यानी ख़ुद के लिए इस्तेमाल किया है। तो अगर हम कोडिंग करेंगे तो हम इंटीजर को अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं अपनी वेरिएबल का नाम इंटीजर लिखूँ, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास गलत होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी C++ ने एक काम के लिए मुख्तस किया है, यानी एक काम के लिए सेलेक्ट किया है, और वो क्या है, डेटा टाइप को सेलेक्ट करने के लिए, इंटीजर डेटा टाइप को डिफ़ाइन करने के लिए उन्होंने INT को सेलेक्ट किया है। तो मैं दोबारा INT को इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये था हमारे पास वेरिएबल को नाम देने का कुछ रूल्स, यानी हम वेरिएबल के नाम को कौन सी चीज़ों से नहीं कर सकते, यानी कौन सी
उसका स्टार्ट किस तरह होगा, यानी उसको हम किस तरह लिखेंगे। इसके अलावा अगर जो भी नाम देना चाहते हैं, मैंने यहाँ पर एज दिया, आप यहाँ पर नेम दे दो, आप यहाँ पर रोल नंबर दे दो, जो भी आप देना चाहते हो, यानी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन उन चीज़ों का ख्याल रखना होगा कि आप उसकी स्टार्ट में नंबर्स, सिंबल, इन चीज़ों से उसको स्टार्ट नहीं कर सकते। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया किस चीज़ का, एज का। ये हमारे पास है वेरिएबल का डिफिनीशन कि हम वेरिएबल को किस तरह डिफ़ाइन करेंगे। अब हम देखते हैं कि हम वेरिएबल को किस तरह वैल्यू असाइन करेंगे, यानी उसका इनिशियलाइजेशन क्या है। तो इनिशियलाइजेशन हमारे पास, हम देखते हैं कि इनिशियलाइजेशन क्या है। यहाँ पर मैं सबसे पहला लिखता हूँ डिफिनीशन, यानी हम वेरिएबल को इस तरह डिफाइन करते हैं। ये जो मैंने डबल स्लैश लगाया और उसके बाद मैंने डिफिनीशन लिखा, इसको हम कमेंट कहते हैं। ये क्या करता है, ये कंपाइलर इसको रन नहीं करता, यानी कंपाइलर इसको स्किप करता है, क्योंकि ये हमारे पास कमेंट्स की तरह इस्तेमाल होता है। ये हमारे पास क्या होता है, एक नोट्स की तरह इस्तेमाल होते हैं। यानी जब हम ये तो हमारे लिए छोटे छोटे कोड्स है, इसमें इतना कोई मसला नहीं है, लेकिन जब हम 200, 300, 400 लाइंस कोड लिखेंगे तो उसमें फिर हमें मसला होगा कि ये फंक्शन किस लिए इस्तेमाल होता है, ये फंक्शन हमने किस लिए डिफ़ाइन किया था, तो इसलिए हम कमेंट्स लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने तो कमेंट्स लिखने का तरीका क्या है कि आप लोग डबल स्लैश लगाएंगे और उसके बाद डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे और उसके बाद अपना यानी जो भी कमेंट लिखना है उसको लिखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजेशन, तो अब हम चाहते हैं कि हम इस वेरिएबल को एक वैल्यू दे दें। तो वेरिएबल को वैल्यू देने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली वेरिएबल का नाम लिखेंगे और उसके बाद हम इज़ इक्वल टू, यानी जो असाइनमेंट जिस तरह हम रियल लाइफ में किसी, यानी मैथमेटिक्स में जब हम एक चीज़ को दूसरे की इक्वल करते हैं, तो इसी तरह हम यहाँ पर इक्वलिटी का साइन लगाकर इसके बाद वैल्यू लिखेंगे। यानी मैं चाहता हूँ कि अब मैं तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल को बनाया एज के नाम से और उसमें हमने वैल्यू स्टोर किया। वो वैल्यू क्या है, वो है 10। तो अब ये क्या हो गया, हमारे पास मेमोरी में एक स्पेस रिज़र्व हो गया और वो स्पेस कितनी साइज़ का है, 4 बाइट का, क्योंकि हमारे पास डेटा टाइप क्या है, इंटीजर डेटा टाइप है। और उसमें कितना, उसमें वैल्यू मतलब उसमें वैल्यू कौन सा वैल्यू स्टोर हो गया, उसमें 10 स्टोर हो गया। तो ये हमारे पास है इनिशियलाइजेशन। तो अब हमने ये देखा कि हमने डिफिनीशन और इनिशियलाइजेशन को अलग अलग किया है। अब अगर हम चाहते हैं कि हम इन दोनों को एक ही स्टेप में करें, एक ही स्टेटमेंट में करें, तो क्या हम इसको कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हम इसको कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एंड लगाएंगे और उसके बाद मैं दूसरा वेरिएबल लिखता हूँ ताकि कंपाइलर एरर नहीं दिखाए। यहाँ पर हम लिखेंगे रोल नंबर, यहाँ पर हम लिखेंगे रोल नंबर और इज़ इक्वल टू लिखेंगे 10। तो यहाँ पर हमने क्या किया, वहाँ पर हमने एज को पहले डिफ़ाइन किया, फिर उसके बाद हमने उसको वैल्यू असाइन किया, लेकिन वो 2 स्टेटमेंट में। अब यहाँ पर हमने वही काम किया, एक वेरिएबल बनाया रोल नंबर के नाम से, उसको वैल्यू असाइन किया, लेकिन उसको हमने एक ही लाइन में कर दिया। तो यह है हमारे पास वेरिएबल का डिफिनीशन, उसका इनिशियलाइजेशन। अब हम चाहते हैं कि हम इस रोल नंबर का वैल्यू यूज़र को शो करें, यानी यूज़र जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो उसको इस वेरिएबल का वैल्यू शो हो जाए। तो इसके लिए हम 2 ही चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास 2 इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला है सी आउट। तो सी आउट हमारे पास क्या करता है, ये यूज़र को डेटा शो करता है। अगर हम चाहते हैं कि हम रोल नंबर यूज़र को शो करें, यानी इसको प्रिंट करें, आप लोग यहाँ से इसका एग्जांपल इस तरह ले लें, इसको इस तरह इमेजिन करें कि हम चाहते हैं कि हम 10 को प्रिंट करें। तो उसको हम किस तरह करेंगे, हम सी आउट लिखेंगे, उसके बाद हम लेस देन ब्रैकेट लिखेंगे, 2 बार हम उसको लिखेंगे, उसके बाद हम अपना वेरिएबल का नाम लिखेंगे, यानी जो रोल नंबर का वेरिएबल का नाम है। यहाँ पर जो मैंने वेरिएबल का नाम लिखा वो है रोल नंबर, और इसके बाद मैं सेमीकोलन लगा लेता हूँ।
तो ये मैंने क्या किया, मैं चाहता हूँ कि मैं यूज़र को डेटा यानी जो हमारे पास रोल नंबर में जो डेटा स्टोर है उसको शो करूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं सी आउट लेस देन ब्रैकेट 2 बार लगाऊंगा और उसके बाद मैं वेरिएबल का नाम लिखूँगा। तो ये क्या करेगा, ये हमारे लिए यूज़र को डेटा शो करेंगे। मैं आप लोगों को ये रन कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू प्रिंट हो गया। यानी मैं चाहता था कि इस वेरिएबल में हमारे पास जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए, यानी यूज़र को शो हो जाए। तो उसके लिए मैंने सी आउट इस्तेमाल किया, लेकिन इसके इस्तेमाल का तरीक़ा यही है जो मैंने आप लोगों को बताया। इसको मैं टिक कर देता हूँ। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर इस वेरिएबल को नाम यानी वैल्यू असाइन नहीं करूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं एक वेरिएबल बनाऊँ, लेकिन इस वेरिएबल को यूज़र डेटा दे, यानी जो इस प्रोग्राम को इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसको ख़ुद ही डेटा दे। तो सबसे पहले मैं करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर उसको एक मैसेज शो करूँगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा सी आउट एंटर एज। तो मैसेज को शो करने के लिए हम क्या करेंगे, सी आउट लिखेंगे और डबल कोटेशन के अंदर हम अपना मैसेज लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा एंटर एज और इस तरह मैंने लिखा। इसके बाद मैं सेमीकोलन लगा रहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि यूज़र से मैं वैल्यू लूँ और उस वैल्यू को हमें एज में डाल दूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सी इन इस्तेमाल करूँगा, जो कि एक दूसरा से कीवर्ड है जो किस लिए इस्तेमाल होते हैं, यूज़र से डेटा लेने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, सी इन लिख कर उसके बाद मैं ग्रेटर देन जो ब्रैकेट है उसको 2 बार लगाऊंगा, यानी ग्रेटर देन का जो साइन है उसको मैं 2 बार लगाऊंगा। उसके बाद मैं वेरिएबल का नाम लिखूंगा। यहाँ पर मैंने एज लिख दिया। तो अब ये क्या करेगा, ये प्रोग्राम इस तरह करेगा कि हमारे पास यूज़र से डेटा मांगेगा, यानी यूज़र को बताएगा कि आप एक डेटा इनपुट करो ताकि मैं उसको किस चीज़ में, एज में स्टोर कर सकूँ। मैं इसके बाद इस एज को प्रिंट करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि मैंने जो वैल्यू ऐड किया वो सही है या नहीं है। आप ये सोचेंगे कि ये ENDL क्या है, तो ये हमारे लिए इसलिए इस्तेमाल होता है ताकि मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ कि हम ये क्यों लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मैसेज आ गया कि एंटर द एज, यानी यूज़र से जो लोग इस प्रोग्राम को इस्तेमाल करते हैं उससे कहता है कि आप वैल्यू इनपुट करो ताकि मैं उसको एज में स्टोर करूँ। तो मैं यहाँ पर इनपुट करता हूँ 40, फॉर एग्ज़ाम्पल 40। तो जैसे ही मैं 40 लिखकर एंटर दबाऊंगा तो ये प्रोग्राम क्या करेगा, इस 40 को लेगा और एज का जो वेरिएबल है उसके अंदर इसको डालेगा, यानी उसमें स्टोर करेगा। उसके बाद मैंने सी आउट एज लिखा है तो यहाँ पर शो हो जाएगा कि क्या वाकई वो इसमें स्टोर हुआ या नहीं। तो यह आप लोगों ने देख लिया कि 40 दोबारा प्रिंट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ही यूज़र ने 40 को यानी यहाँ पर 40 इनपुट किया तो वो कहाँ पर गया, वो हमारे पास एज का जो वेरिएबल हमने बनाया था उसमें आ गया। उसके बाद हमने उस एज को प्रिंट किया, यानी उसको शो किया यूज़र को, ताकि हमें पता चले कि हमने जो डेटा दिया है वो एक्चुअली एज में किया है या नहीं। तो वो बिल्कुल ठीक है, उसी में गया है और उसको हमने प्रिंट किया। अब यहाँ पर ये एंडल का क्या मतलब है, ये इसको मैं आप लोगों को बताता हूँ। सपोज़ करें मैं चाहता हूँ कि मैं इस एज को प्रिंट करूँ और इसके बाद मैं एक और एज यानी उसको दोबारा प्रिंट करूँ। तो इसके लिए मैं अगर इस तरह करूँगा तो अब क्या होगा आप लोग खुद देखिए। तो ये अब मैं से एज मैं लिखूँगा 20। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास पहली 20 प्रिंट हो गया, उसके बाद दोबारा 20 प्रिंट हो गया, लेकिन ये एक ही लाइन में प्रिंट हो गया, एक ही लाइन में ये प्रिंट हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कि ये 20 अलग प्रिंट हो जाए और ये 20 इसकी नीचे यानी दूसरी लाइन में प्रिंट हो जाए, तो इसके लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, एंडल का इस्तेमाल करते हैं, ENDL, यानी हम लिखेंगे ENDL और उसके। तो अब ये क्या होगा, सबसे पहले जब कंपाइलर इसको रन करेगा तो सी आउट से एज जो सबसे पहले एज का वैल्यू है उसको प्रिंट करेगा।
उसके बाद दूसरी लाइन पर जाएगा और दूसरी लाइन पर जाने के बाद हमारे पास दूसरी बार एज को प्रिंट करेगा। तो इसको रन करने देते हैं और देखते हैं कि क्या ये ठीक है या नहीं, क्या मसला है। इसको दोबारा रन करते हैं। तो ये मुझसे एज चाहते हैं, मैं यहाँ पर टाइप करूँगा 30 टाइप करने के बाद मैं एंटर जैसे ही दबाऊँगा तो अब वो मसला ख़त्म हो गया। यानी पहली 30 को प्रिंट किया, फिर उसके बाद दूसरी लाइन पर गया, दूसरी लाइन पर जाने के बाद उसके दोबारा 30 को प्रिंट किया। तो इसी तरह हमारे पास ये वेरिएबल का हमने वेरिएबल का डिफिनीशन देख लिया कि हम वेरिएबल को किस तरह डिफ़ाइन करेंगे, वेरिएबल को हम डेटा किस तरह देंगे और डेटा देने के बाद हम वेरिएबल को यानी यूज़र को शो किस तरह करेंगे और यूज़र से डेटा किस तरह लेंगे। मैं आप लोगों को इसका एक और एग्जांपल जल्दी देता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को अपना नाम प्रिंट कर लूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आप लोगों को पता है कि नाम कलेक्शन ऑफ यानी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है, तो उसके लिए हम कौन सी डेटा टाइप इस्तेमाल करेंगे, स्ट्रिंग डेटा टाइप इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग का एक वेरिएबल बनाऊँगा। स्ट्रिंग लिखने के बाद मैं वेरिएबल का नाम लिखूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा नेम, तो मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने क्या लिखा, नेम लिखा। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, यूज़र से डेटा लूँगा। तो यूज़र से डेटा लेने के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि हम सी इन लिखेंगे, 2 बार ग्रेटर देन साइन लिखेंगे और उसके बाद हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे। तो इसी तरह यूज़र से डेटा लाने के बाद हम उसको प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, सी आउट और वेरिएबल का नाम। तो अब इसको रन करते हैं। तो ये प्रोग्राम हमसे चाहता है कि आप कोई भी यानी स्ट्रिंग यानी आप कोई भी नाम एंटर करो। मैं यहाँ पर सपोज़ कर एंटर करता हूँ आरिफ। तो आरिफ एंटर करने के बाद जब जैसे ही मैं एंटर दबाऊँगा तो हमारे पास आरिफ प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास आरिफ प्रिंट हो गया। तो ये था हमारे पास वेरिएबल का डिक्लेरेशन और उसका जो भी रिलेटेड यानी उसका इनिशियलाइजेशन और उसका जो भी रिलेटेड चीज़ें थी उसको हमने देख लिया। और ये वेरिएबल हम बार बार हर एक प्रोग्राम में इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे ही हम इस पर प्रैक्टिस प्रॉब्लम देखेंगे और साथ साथ में आप लोग जब प्रोजेक्ट्स करेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। वेरिएबल का इम्प्लीमेंटेशन देखने के बाद हम इस पर कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और भी अच्छी तरीके से बिल्ड हो जाएगा और हमारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो उन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को मैंने यहाँ पर कमेंट में लिखा है जिसको हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि डिक्लेयर्ड 3 वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप एंड फाइंड द साइज ऑफ ईच। यानी आप लोग 3 वेरिएबल्स को जो कि मुख्तलिफ डेटा टाइप का होगी उसको डिफ़ाइन करें और फिर उसका साइज़ मालूम करें। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल को डिफ़ाइन करते हैं। चलो हम इंटीजर वेरिएबल एंड रोल नंबर यानी इसको डिफ़ाइन किया मैंने, ठीक है। इसके बाद मैं इसको एक वैल्यू असाइन करता हूँ, चलो 10। उसके बाद मैं कैरेक्टर का एक डेटा टाइप यानी एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ। कैरेक्टर मैं लिखता हूँ वाविल, यानी वाविल इसका नाम हो गया। उसके बाद मैं उसमें एक वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात बताऊँ कि अगर हम कैरेक्टर को स्टोर करना चाहते हैं तो कैरेक्टर को हम सिंगल कोटेशन में बंद करेंगे। यानी उसको हम इस तरह लिखेंगे, सिंगल कोटेशन लिखेंगे, उसके अंदर हम उस कैरेक्टर को लिखेंगे। सपोज़ यहाँ पर मैं ए को स्टोर करना चाहता हूँ। तो मेरी कैरेक्टर डेटा टाइप तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम क्या है वाविल, और उसमें किस चीज़ को स्टोर किया, कैरेक्टर को स्टोर किया जो कि है ए। और उसको स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको सिंगल कोटेशन में बंद करेंगे। इसके बाद मैं डबल का एक वेरिएबल बनाता हूँ, डबल। आप लोगों को पता है कि डबल किस लिए इस्तेमाल होता है, यानी इसमें हम डिसिमल यानी वो वैल्यू स्टोर करेंगे जिसमें पॉइंट हो या डिसिमल नंबर्स को इस वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे। तो मैंने यहाँ पर डबल लिखा और उसके बाद मैं इसको नाम दूंगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा CGPA लिखने के बाद मैं इसको वैल्यू असाइन करूँगा और वो सपोज़ करें मैं यहाँ पर 3.98।
तो ये है हमारे पास वेरिएबल का डिफिनीशन, यानी हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया, 3 वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया। और अब हम इसके बाद क्या देखेंगे, इसका साइज़ देखेंगे कि हर एक का साइज़ क्या है, यानी इसने मेमोरी में कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है। तो साइज़ मालूम करने के लिए हम एक फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, यानी एक यहाँ पर आप लोग यहाँ पर इसको एक कीवर्ड कहे कि हम एक कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे जिसके ज़रिए हम अपने वेरिएबल का साइज़ मालूम करेंगे। तो वेरिएबल का साइज़ मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले सी आउट लिखेंगे, यानी उस साइज़ को हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो सी आउट लिखने के बाद वही तरीक़ा है, हम लेस देन का जो साइन है उसको 2 बार लगाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे एक कीवर्ड, जो मैंने आप लोगों को बताया ये असल में फ़ंक्शन है, लेकिन आप लोगों को फ़ंक्शन का पता नहीं है इसलिए मैं इसको कीवर्ड कहता हूँ। बाद में आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या फ़ंक्शन क्या होता है। मैंने यहाँ पर साइज़ ऑफ लिखा, उसके बाद मैं डबल ब्रैकेट्स यानी पैरेंथेसिस लगाऊंगा और पैरेंथेसिस के अंदर क्या लिखूँगा, अपना वेरिएबल का नाम लिखूँगा। तो ये था हमारे पास यानी रोल, हमारे पास जो रोल का यानी पहला जो वेरिएबल है उसका साइज़ हम मालूम करना चाहते हैं। इस तरह हम दूसरी वाले को देखते हैं। तो हमारे पास ये सेम है इसलिए मैं इसको कॉपी करूँगा और सिर्फ इसके अंदर जो नेम्स है उसको चेंज करूँगा। ये है वोवेल और जो तीसरा वाला है वो है CGPA। इससे आप लोगों को ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स इसलिए होती है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत ये पता चल जाएगा कि हम वेरिएबल को किस तरह इस्तेमाल करते हैं और उस पर किस तरह ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इसको मैं रन करता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पर मैं एक वो ENDL लगा लेता हूँ ताकि उसमें यानी हमारे पास वो अच्छी फॉर्मेट में शो हो जाए और उसमें हम डिफरेंशिएशन कर सकें। तो ये हमारे पास आ गया। ये हमारे पास इस तरह कि हमने जो पहला वेरिएबल यानी हमने जो पहले वेरिएबल बनाया था उसका साइज़ कितना है, उसका साइज़ है 4 बाइट। उसके बाद हमारे पास कैरेक्टर है वो है तो उसका साइज़ कितना है 1 बाइट, और जो लास्ट में है हमारे पास डबल तो उसका साइज़ कितना है 8 बाइट। तो ये है हमारे पास पहला प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो हम लोगों ने देख लिया। अब अपना दूसरा प्रैक्टिस प्रॉब्लम देखते हैं। तो दूसरा प्रैक्टिस प्रॉब्लम है कि डिक्लेयर 2 वेरिएबल एंड इनिशियलाइज एट इन 1 लाइन। कि आप 2 वेरिएबल को तो डिक्लेयर करें यानी उसको डिफ़ाइन करें, लेकिन उसको इनिशियलाइज एक ही लाइन में करें। मैं आप लोगों को इसका एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंड स्टूडेंट 1 और उसको मैं इनिशियलाइज़ करता हूँ 02 से, ठीक है। इसके बाद मैं लिखता हूँ एंड स्टूडेंट 2, इसके बाद मैं इसका लिखता हूँ 03। तो ये मैंने 2 वेरिएबल को डिक्लेयर किया और 2 वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद उसको इनिशियलाइज़ किया, लेकिन ये मुख्तलिफ यानी 2 लाइंस में है। अगर यहाँ पर हमारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम में ये बताया गया है कि आप 2 वेरिएबल को डिक्लेयर करें लेकिन एक ही लाइन में। तो एक ही लाइन में अगर मैं इसको एक ही लाइन में डिक्लेयर करना चाहता हूँ तो इसको मैं कैसे करूँगा। तो इसके लिए मैं करूँगा, यहाँ पर मैंने सबसे पहले वेरिएबल का नाम लिखा, उसके बाद मैं इसको इनिशियलाइज़ करूँगा यानी इसको वैल्यू दूँगा। मैंने इसको वैल्यू दिया, उसके बाद मैं कामा लगाऊँगा। कामा लगाने के बाद मुझे दोबारा इंटीजर लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपली क्या करूँगा, दूसरी वेरिएबल का नाम लिखूँगा और उस वेरिएबल का डेटा टाइप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा स्टूडेंट 03 स्टूडेंट 2 इक्वल टू 03। तो ये वही काम हो गया लेकिन एक ही लाइन में हो गया। यानी अब स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 दोनों का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, लेकिन मुझे दोबारा इंटीजर डेटा टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मैं एक ही लाइन में कर रहा हूँ। अगर मैं इसके साथ तीसरा भी इनिशियलाइज़ करना चाहता हूँ तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पर मैं लिखूँगा स्टूडेंट 3 इक्वल टू 05। तो
ये भी बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। ये हमारे पास 3 वेरिएबल डिक्लेयर हो गई और उसको हमने इनिशियलाइज़ किया, यानी उसको हमने वैल्यूज़ दे दी और वो वैल्यूज़ तमाम एक ही लाइन में हमने इसको दे दिया। तो ये भी एक तरीक़ा है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। तो इसके बाद हम अपना सबसे आखिरी वाले प्रैक्टिस प्रॉब्लम को देखते हैं, जो कि है कि आप एक वेरिएबल ले लें स्ट्रिंग डेटा टाइप का और उसको यूज़र से डेटा इनपुट करेंगे, यानी उसको यूज़र डेटा देंगे और उसको डिस्प्ले करें। तो इसके लिए मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल लूँगा, ठीक है। इसको मैं नाम देता हूँ आईडी, और आईडी के बाद में इसको यानी यूज़र से डेटा लेने के लिए हम सी इन लिखेंगे, 2 बार ग्रेटर देन साइन लिखेंगे और उसके बाद हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे और उसको डिस्प्ले करने के लिए हम सी आउट लिखेंगे। सी आउट लिखने के बाद हम क्या करेंगे, वेरिएबल का नाम लिखेंगे। तो जैसे ही मैं अब इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो ये यूज़र से डेटा मांग रहा होगा, यानी यहाँ पर ये यूज़र से कहता है कि आप डेटा को इनपुट करें, यानी डेटा को लिखिए। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये सपोज़ करें हमारे पास आईडी है 01SF3। तो हमारे पास ये आईडी है। तो इसको जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा तो ये स्ट्रिंग आईडी में चला जाएगा, यानी आईडी के जो वेरिएबल है उसमें चला जाएगा। और जब हम दोबारा आईडी को प्रिंट करना चाहते हैं तो हमारे पास वही दोबारा प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही मैं वहाँ पर ये लिखूँगा तो हमारे पास ये दोबारा आ गया, यानी इसका मतलब ये है कि हमने यूज़र से डेटा लिया, उसको आईडी में स्टोर किया, यानी आईडी का जो वेरिएबल है उसमें स्टोर किया और उसके बाद हमने क्या किया, उसको प्रिंट किया। लेकिन ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम इसलिए यहाँ पर इंक्लूड किया गया है क्योंकि इसमें प्रॉब्लम है जो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये यूज़र से डेटा मांग रहा है। अगर मैं यहाँ पर अगर मेरा आईडी इस तरह है कि उसमें स्पेस है, यानी यहाँ पर मैं सर्च करूँ SA स्पेस 01, तो यहाँ पर अगर मेरा आईडी इस तरह है कि उसमें इसके अंदर यानी इसके दरमियान में एक स्पेस है, तो अब अगर मैं एंटर दबाऊंगा तो क्या हमारा प्रोग्राम अच्छी तरीके से काम करेगा या नहीं, तो इसको देखते हैं। तो जैसे मैंने एंटर दबाया तो इस प्रोग्राम ने क्या किया, इस प्रोग्राम ने मुझे सिर्फ SA प्रिंट किया, यानी हमारा जो एक्चुअल चीज़ था, यानी हमने जो इनपुट किया था SA स्पेस 01, उसको ये प्रिंट नहीं करता। तो ये क्यों नहीं करता, ये इसलिए नहीं करता कि हमारे पास सी इन क्या काम करता है, ये यूज़र से डेटा लेता है लेकिन किस हद तक, स्पेस तक। यानी जब यूज़र स्पेस दबाएगा तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि सी इन का रेंज ख़त्म हो गया। अब सी इन डेटा वेरिएबल में नहीं डालेगा, यानी यूज़र से जो भी डेटा इसके बाद आएगा वो सी इन इसमें नहीं डालेगा, क्योंकि सी इन कब तक काम करता है, जब तक हमने स्पेस नहीं दिया होता। तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, तो स्ट्रिंग में जब भी हम स्ट्रिंग को यूज़र से लेंगे तो उसके लिए हम एक फंक्शन इस्तेमाल करेंगे जिसको हम क्या कहते हैं, गेट लाइन। ये चीज़ें बेसिक है इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। आप लोग आगे जब फंक्शंस पढ़ेंगे तो आप लोगों को गेट लाइन और ये जो मैंने साइज़ ऑफ फंक्शन बताया, ये सब चीज़ों का आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ है। लेकिन आप लोग ये बेसिक में आप लोग इसको सीख लें, जो इसको हम अपने प्रोग्राम्स में, यानी जो हमारे जो असाइनमेंट्स है, यानी हमारी जो और आगे आने वाली टॉपिक्स है, उसमें हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने गेट लाइन लिखा और इसके बाद हम पैरेंथेसिस लगाएंगे। पैरेंथेसिस के अंदर मैं लिखूँगा सी इन, उसके बाद मैं लिखूँगा कामा, उसके बाद मैं अपनी वेरिएबल का नाम लिखूँगा। तो ये क्या करेगा, ये हमारे लिए, यानी ये क्या करेगा, ये जब ये अब यूज़र से डेटा लेगा लेकिन उसमें वो प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो अब यूज़र डेटा लेता है, हम वही एग्जांपल लेंगे SA01। तो अब हमारे पास ये बिल्कुल अच्छी तरीके से काम करेगा। यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया कि हमारे पास SA01 प्रिंट हो गया, यानी अब वो स्पेस का मसला हल हो गया। तो ये था हमारा प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, जिसको हमने एक एक करके देख लिया, जिससे आप लोगों ने बहुत सी चीज़ें सीखी होगी। था हमारी वेरिएबल का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले C++ को थोड़ा डिफ़ाइन किया कि C++ क्या होता है, इसको किसने डेवलप किया है। उसके बाद हमने C++ का जो सिंपल प्रोग्राम होता है उसको हमने देख लिया। उसके बाद हमने वेरिएबल को अच्छे तरीके से थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली पढ़ा और बाद में हमने उस पर कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स किए। तो उम्मीद है आप लोगों ने इससे बहुत कुछ सीखी होगी और आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। इसके बाद अगर मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट दूंगा
यानी डिस्क्रिप्शन में एक PDF मौजूद है जो आप लोग डाउनलोड करें, और उसमें जो तकरीबन 4 से 5 छोटे छोटे प्रोग्राम्स होंगे इस टॉपिक के रिलेटेड, जिसमें आप वेरिएबल को डिफ़ाइन करेंगे और वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, इनिशियलाइज़ करेंगे, और सी इन और सी आउट यानी उसको डिस्प्ले और यूज़र सी लेंगे। इस तरह का प्रोग्राम्स होंगे जिससे आप लोगों को का प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।